ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ अहम बिंदुओं पर केंद्रित रूपक स्वप्नदर्शी पथ अनंत के। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा। महामहिम राष्ट्रपति जी, दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती और मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ घात नहीं करना और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है और वो ये है कि हम सबके लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शांति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सके। आवाज में छलकते इस आत्मविश्वास का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनगण के श्रद्धा पुरुष, परम तपस्वी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का एक छोटा सा गांव जीरादेई, जिसने देश को राजेंद्र प्रसाद नाम का ऐसा अनमोल रत्न दिया जो आगे चलकर पूरे देश का रत्न यानी देश रत्न बन गया। और ये छोटा सा गांव छोटा न रहकर अपने इस सपूत के चलते भारत के नक्शे पर बहुत बड़ा गांव बन गया। राजेंद्र बाबू के पिता बाबू महादेव प्रसाद स्वयं बड़े उद्भट विद्वान थे, लिहाजा बालक राजेंद्र को संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू और गणित पढ़ाने के लिए उन्होंने गांव के ही एक मौलवी साहब को जिम्मेदारी सौंपी। बड़े होते छात्र राजेंद्र का दिल पढ़ाई में खूब रमता था, पर उनका झुकाव कानून की तरफ होने से वे उसकी पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज जा पहुंचे, जहां से कानून की पीएचडी परीक्षा उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ पास की। उस समय के लिहाज से ये डिग्री देश में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। इस डिग्री के बाद राजेंद्र बाबू की वकालत तो शुरू हो गई, लेकिन उनका सारा ध्यान उस समय देश में चल रहे स्वातंत्र्य आंदोलन से संबंधित गतिविधियों की ओर था, विशेषकर गांधी जी के अद्भुत प्रयोगों पर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था। राजेंद्र बाबू फौरन अपनी चलती वकालत छोड़ चंपारण में निलहे गोरों के खिलाफ चलाए जा रहे गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए। एक प्रकार से ये उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, जो 1934 आते आते मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष रूप में चुने जाने पर परवान चढ़ी। प्रखर मेधा, सतत साधना और काम के प्रति अतुलनीय समर्पण ने युवा राजेंद्र को एक ऐसे सपने के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें देश के प्रति, मानवता के प्रति और दुखी जनों के प्रति संवेदना और गहरी निष्ठा के संकेत छिपे थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जब देशभक्त वीरों की टोली आजादी के तराने गा रही थी, राजेंद्र बाबू भी अपनी चलती वकालत छोड़ देशभक्त सेनानियों की टोली से आ मिले। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में। राष्ट्रीय आंदोलन की रणभेरी बज उठी। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। चूड़िया के बदले हम पहब हथकड़िया, चूड़िया के बदले हम पहब हथकड़िया,
देशवाला भैले दी। इसी समय विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ। चरखे का गीत घर घर में गाया जाने लगा और खादी देश में आजादी का परिधान बन गई। हम नहीं पहिरब मीलक साड़ी, खादिये पहिरब ना। अब राजेंद्र बाबू बिहार में खादी संगठन और चरखा प्रचार के लिए घूमने लगे। उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा कर सूत काटने और बुनने के अभियान को न सिर्फ तेज किया, बल्कि खादी की बिक्री में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। बड़े बाबा के बड़े भाई, जब बाबूजी लोगों का विवाह नहीं हुआ था तो मेरी दादी लोगों से उन्होंने कहा कि अगर चाहती हो कि बेटों का विवाह जल्दी करो तो जल्दी जल्दी चरखा काटो और सूत काट के तैयार करो। तो उस तरह से बाबा ही नहीं, बाबा के बड़े भाई, बड़े बाबा, पूरे परिवार ने खादी अपना लिया था और हम लोग सब खादी पहनते थे। इसी तरह बाबा जब राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति भवन में गए, वहाँ उन्होंने ऐसा प्रबंध करवाया कि हम लोगों के कमरों में सब पलंग पर खादी की चादरें बिछाई गई, पर्दे भी खादी के लगे और इसी तरह उन्होंने पूरे भवन का बहुत सुंदर रूप से भारतीयकरण किया। देखा खद्दर के चुनरिया कैसन सूत बा, पहने में मजबूत बाना। ये राजेंद्र बाबू की प्रेरणा और प्रयासों का ही प्रतिफल था कि भारत के लोगों को अपने हाथ से तैयार किए गए स्वदेशी वस्त्रों पर गर्व होने लगा। तज के विदेशी कपड़ा भाई, जैसे हित हम खादी अपनाई। तज के विदेशी कपड़ा भाई, जैसे हित हम खादी अपनाई। यह आजादी। दरअसल 1929 का सारा समय विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लगा, जिससे खादी अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ी और निसंदेह राजेंद्र बाबू का योगदान इसमें अप्रतिम था। देखा खद्दर के चुनरिया कैसन सूत बा, पहने में मजबूत बा। गांधी जी के आदेश से नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। राजेंद्र बाबू को जगह जगह जाकर देखना था कि सत्याग्रह का काम ठीक चल रहा है या नहीं। वे दौरा कर जहां सत्याग्रहियों में उत्साह भरते रहे, वहीं सार्वजनिक सभाएं भी करते रहे। सब जगह से होकर वे आधी रात को स्टीमर से पटना पहुंचे। वहीं उन्हें लोगों ने बता दिया कि पटना में उसी दिन नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है। उन्हें पता चला कि कुछ सत्याग्रही बाकरगंज मोहल्ले से निकलकर झंडा लिए उस स्थान पर जा रहे थे जहां वे नमक बनाने वाले थे। जब वे सुल्तानगंज थाने के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वे दिन भर वहीं खड़े रहे, यहाँ तक कि रात होने पर वहीं सड़क पर सो भी गए। राजेंद्र बाबू तुरंत वहां जा पहुंचे। रुकिए, आप उधर नहीं जा सकते। हम आगे नहीं जाएंगे, पर आप हमें इन लोगों से मिलने तो दीजिए। ठीक है, मिल लीजिए, पर जल्दी कीजिएगा। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो बड़े मजे में हैं। खाना वाना खाया आप लोगों ने? हाँ जी, खा लिया। मोहल्ले के लोगों ने हमें भोजन कराया। हाँ, और हमें सोने के लिए बिस्तर भी दिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब हमारे साथ इस देश के आम जन भी हैं, तो हमें आजादी लेने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सुनिए, एक बात का ध्यान रहे कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमारे इस आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो ठीक है साथियों, रात बहुत हो गई है, अब आप आराम करें। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। राजेंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आपको थाने पर बुला रहे हैं। ठीक है, आता हूं।
देखिए राजेंद्र बाबू, अभी तक हमने आपके आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें यहां से हटा लें, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई यानी गिरफ्तारी? तो कर लीजिए। देखिए राजेंद्र बाबू, वे आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप उन्हें कहें कि वे यहां से चले जाएं। मजिस्ट्रेट साहब, आपको जो करना है करिए, मैं उन्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो यहां जो भी कार्रवाई होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। 1 मिनट रुकिए मजिस्ट्रेट साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अभी सदाकत आश्रम पहुंचकर आपको इत्तला करता हूं। राजेंद्र बाबू ने पूर्व की भांति अपना दौरा जारी रखा। वे घूम घूम कर सत्याग्रहियों को इकट्ठा करते, उनमें जोश भरते और उन्हें प्रेरित करते। ऐसे ही एक कार्यक्रम के बाद जब वे पटना आए तो उन्हें खबर मिली कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हो गया है और वे किसी भी क्षण गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और वही हुआ। जब वे छपरा से गड़खा की एक सभा को संबोधित करने निकल रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर छपरा जेल ले जाया गया। चलिए बाबू, जेल आ गया। अच्छा, चलिए। यहाँ तो हमारे ढेर सारे भाई बंद पहले से ही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। तुम लोग पीछे हटो, पीछे हटो। संतरी, अभी अंदर का फाटक नहीं खोलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। जेलर साहब, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे पहले अंदर ले चलें, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये लोग फाटक के नजदीक रहेंगे, फाटक खोलने का नियम नहीं है। मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप फाटक खोलिए। ठीक है, ठीक है, पर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। संतरी, फाटक खोलो। चलिए, राजेंद्र बाबू की ये पहली गिरफ्तारी थी, लेकिन इसके बाद वे कई अन्य अवसरों पर अनेक बार गिरफ्तार हुए और विभिन्न जेलों में रहकर उन्होंने जो कुछ लिखा वो आज हमारे राष्ट्र के जीवन की अनमोल थाती बन गई है। इंडिया डिवाइडेड और अपनी आत्मकथा के ज्यादातर हिस्से उन्होंने जेल में ही लिखे। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का काम अपने हाथों में ले लिया। देखा जाए तो वहां ये काम 1918 से ही महात्मा गांधी की प्रेरणा से हो रहा था। दक्षिण के लोगों के लिए यह श्रेय का विषय है और ये उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता का प्रमाण है। हिंदी के अध्ययन पर आपत्ति कुछ स्थानों में मद्रास राज्य में उठाई गई है, किंतु वहां भी यद्यपि राष्ट्र की सरकारी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने का विरोध है, फिर भी उसके शिक्षण और प्रचार को दृढ़ समर्थन प्राप्त है। उनमें संवेदनशीलता इतनी कि छपरा, शाहाबाद और मधुबनी में बाढ़ आई तो पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए और 1934 के भीषण भूकंप में जरूरतमंदों की दिल खोल के मदद की। उनमें प्रतिभा इतनी कि उसने उनके छात्र जीवन को संवारते हुए उनके भावी जीवन की नींव रखी। ये राजेंद्र बाबू ही थे जिनके बारे में उनकी कॉपी जांचने के बाद उनके शिक्षक ने लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इसलिए वे शिक्षा के महत्व को समझते थे। शिक्षा के प्रसार के लिए वे रेडियो को एक अनिवार्य उपकरण मानते थे। रेडियो की इस
ताकत के बारे में 10 जनवरी 1959 के अपने उद्गार में उन्होंने कहा, रेडियो तो घर घर में पहुंच सकता है। मैं चाहूंगा कि इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा देने के ख्याल से कार्यक्रम इनका बनाया जाए और इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए, जिसमें वो लोग भी जो साक्षर नहीं है, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते, उनको भी सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सके और हर तरह की बातें वो जान सके। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने एक ऐसे शिक्षा केंद्र का सपना देखा जो मौलिक, रोजगार और नीति परक हो। उनका ये सपना महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में विभिन्न स्थानों पर खोली गई पाठशालाओं से प्रेरित होकर राष्ट्रीय महाविद्यालय के रूप में साकार हुआ, जो पहले भाड़े के मकान में चला करता था। उनके इस कार्य में मौलाना मजहरुल हक साहब का भरपूर साथ मिला, जो अपनी कोठी छोड़ सदाकत आश्रम में रहने लगे। वहां ताड़ की चटाइयों से कुछ झोपड़े बने और चरखे का एक कारखाना भी खोला गया। वास्तविक तौर पर वहीं बिहार विद्यापीठ की नींव पड़ी और राजेंद्र बाबू उसके प्रथम प्राचार्य बने। तो ऐसी जगह पर आप जो इस चरखे को कायम रख रहे हो, तो आप समझो कि अगर ठीक तरह से काम चला तो आप एक बड़ी शक्ति उपार्जित करते जा रहे हो और इस देश को उस शक्ति की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी दुरुस्त करना है, जिनको बनाना है, जो अभी नहीं मिली हैं, जिनको हासिल करना है। वे देश के ऐसे सच्चे सपूत थे जिनकी चेतना राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। उनका जीवन औरों के लिए सादगी, सरलता और विनम्रता की आज भी मिसाल बना हुआ है। खाना उनका बहुत सादा होता था। सवेरे फल रहता था, मूंग, फल और दूध। दिन में चावल, दाल, सब्जी, और रात में रोटी, सब्जी, दूध और या घर ही में बनी कोई दूध की मिठाई। लेकिन उनकी सब्जी बगैर मिर्च की। पौत्री डॉक्टर तारा सिन्हा। खाना अलग से बनता था, एकदम सादा रहता था। दूसरी बात थी कि उनकी कड़ी ताकीद रहती थी कि किसी की थाली में कुछ जूठा नहीं छूटे। एक बार मुझको याद है कि मैंने थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया था थाली में और उठकर भाग गई थी। उन्होंने देख लिया, उन्होंने पूछा किसकी थाली है, और फिर मुझको बुलाया गया और कहा कि नहीं, इसको खत्म करो। राजेंद्र प्रसाद एक महामानव, जिसने अपने कर्म के आलोक से अज्ञानता के तिमिर को बेध दिया। राजेंद्र प्रसाद एक तपोधन, जिसने देश को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया। राजेंद्र प्रसाद एक पथ प्रदर्शक, देश उस ओर चल पड़ा जिस ओर उसने किया इशारा। स्वतंत्रता से पूर्व देश के इतिहास में ऐसे 2 अवसर आए जब राजेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका बखूबी साबित की। 1946 में जब एक प्रकार से ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज अब अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रहने वाले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। उस सरकार में जिन 12 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें एक राजेंद्र प्रसाद भी थे, जिन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के आगे की रूपरेखा तय होनी थी कि इसे किस ओर जाना है। ये तो निर्विवाद था कि देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होगी। इस लिहाज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, और राजेंद्र बाबू ने भी ये जिम्मेदारी तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए उसे नया संविधान नहीं मिल गया। पर उनकी भूमिका यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि तब तक चुनाव हुए नहीं थे और देश को एक राष्ट्रपति की जरूरत थी। इसलिए
24 जनवरी 1950 को राजेंद्र बाबू को सर्वसम्मति से भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और उसके बाद जब 1952 में प्रथम बार चुनाव हुए तो उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन, यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और तप का ये फल है, हम इस दिन को देख रहे हैं। राजेंद्र बाबू दोबारा 1957 में चुने जाकर पूरे 12 साल इस शिखर पद का गौरव बढ़ाते रहे और इस दीर्घ देश सेवा के बाद उन्होंने स्वयं राजनीति से संन्यास ले लिया। वहां से मुक्त होने के बाद उन्होंने तय किया कि वे पटना में रहेंगे। इस मुक्ति के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में उनके विदाई समारोह के अवसर पर हुआ आयोजन, जिसमें लाखों की संख्या में उनमें आस्था रखने वाले लोग एकत्रित थे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आज भी अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए, पर जितने त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए। राजेंद्र बाबू 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करते हुए एकता, अखंडता और मानववादी विचारधारा का अलख जगाते रहे। वे देशभक्त, विचारक, संत और विद्वान थे। उनकी सादगी और अहंकार शून्यता हृदय को छूती है। वे भारत की ऋषि परंपरा में आने वाले ऐसे ज्ञानी पुरुष थे जिनका कोई दूसरा उदाहरण आज भी नहीं है। ऐसे संत, निरामय, निरासक्त, निर्मल हृदय, अजात शत्रु देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी 28 फरवरी 1963 को इस भौतिक जगत का त्याग कर परम पद में लीन हो गए। पर ऐसे महापुरुष भौतिक काया में चाहे मौजूद न हो, वे अपने सत्कर्मों में, विचारों में, संवेदनाओं में और दृष्टांतों में हम में से हर एक के साथ रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए भी वे परिवार और रिश्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। एक जो उन्होंने अपना नियम बना लिया था, बाद में तो चल के जब बीमार
पौत्र स्वास्थ्य उनका ठीक श्री अरुणोदय प्रकाश। तब वो नियम टूटा, नहीं तो जो भी वहाँ पे दिन में रहता था सब कोई हम लोग सम्मिलित रूप से खाते थे, और अगर कोई नहीं आया तो उसको बुलवाया जाता था भाई, उसके लिए वो रुकते थे कि जब सब कोई आ जाते थे तब हम लोग सब कोई साथ बैठ के खाया करते, मतलब ध्यान रखते थे इतनी छोटी बातों का। मुझको याद आता, हम लोग कभी कुछ बीमार होते थे, किसी को कुछ होता था तो वे खुद पौत्री डॉक्टर तारा सिन्हा आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब बहनों को बारी बारी से चिकन पॉक्स और मीजल्स हो गया, चूंकि ये इन्फेक्शियस रोग था इस तरह का। अब हम लोग बहुत रोते थे। उसी बीच में होली आई, हम लोग जो खाना चाहते हैं सब कुछ नहीं मिल रहा है, और होली में नया कपड़ा भी नहीं मिलेगा, होली भी नहीं खेल सकेंगे। तो बाबा ने आके हम लोग को बहुत समझाया, बस कुछ दिन की बात है, तुम लोग ठीक हो जाओ फिर सब कुछ होगा। और फिर उन्होंने होली में, हालांकि कहा जाता है कि जब इस तरह बीमार है उस समय होली में नया कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को इतना मन है तो इनको नया कपड़ा पहनने से नहीं रोकना होगा। हम लोगों ने इसका प्रबंध किया हम लोगों के लिए। स्मृतियों के दरीचे से उनके जीवन के विविध रूपों के दर्शन होते हैं, जिसमें साहित्य, संस्कृति, राजनीति और समाज सभी समाये हुए हैं। वे व्यक्ति के रूप में जितने अनूठे थे, विचारों के स्तर पर उतने ही परिपक्व और गंभीर। राजेंद्र बाबू सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में पर्याप्त अंतर रखते थे। अपने व्यक्तिगत कामों के लिए उन्होंने सरकारी सहूलियतों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें तड़क भड़क बिल्कुल पसंद नहीं था और वे उसूलों के बहुत ही पक्के थे। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट रूप ग्रहण कर सका। उनके इस विराट व्यक्तित्व का आलोक हमारे जीवन पथ को आलोकित करता रहेगा और सदैव विश्वास दिलाता रहेगा कि इस पुण्य भूमि पर जब भी किसी लोकशील मर्यादित सत्पुरुष की खोज की जाएगी तो इतिहास गर्व से एक ही नाम लेगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत और शक्ति होगी वो संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु, बर्बादी से बचाने का अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। संसार को इसकी जरूरत है और अगर वो लड़खड़ाते हुआ बर्बरता की युग में जहां से वो आज निकल आने का दम भरता है फिर पहुंचना नहीं चाहता तो वो इसका स्वागत भी करेगा। स्वप्नदर्शी पथ अनंत के रूपक अभी आपने सुना। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी पटना द्वारा निर्मित ये प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की गई।